नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी। अभय न्यूज के 9 सितंबर गुरुवार शाम के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की घटिया शाखा में हुए करीब 80 लाख के गबन के मामले में बैंक मैनेजर सहित 5 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है। एक कर्मचारी की सेवा समाप्त कर दी गई है। मामला पुलिस को सौंपा जा रहा है। जांच के बाद एफआईआर हो सकती है। गुरुवार को संयुक्त पंजीयक बीएल मकवान ने मैनेजर महेश चंद्र राठौर, पूर्व मैनेजर शिव हरदेनिया, कैशियर सुमेर सिंह, क्लर्क सोनम सिंह और सत्येंद्र शर्मा को सस्पेंड कर दिया है। आउटसोर्स कर्मचारी कैलाश चौधरी की सेवा समाप्त कर दी गई है। जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि 2019 से बैंक में गबन चल रहा था। फर्जी खातेदारों के नाम से बीजीएल खाते में राशि डालकर निकाली जाती थी। बैंक को अब तक 40 लाख का चूना लग चुका है। जिला सहकारी बैंक की चिमनगंज मंडी शाखा के मैनेजर महेंद्र जाटवा को घटिया शाखा का नया मैनेजर बनाया गया है। धतरावदा, निमनवासा और लालपुर में कतिपय लोग 200 करोड़ की सरकारी जमीन पर कब्जा कर खेती कर रहे थे। गुरुवार को प्रशासन ने ऐसे लोगों से 47.38 हेक्टेयर सरकारी जमीन मुक्त कराई। कलेक्टर आशीष सिंह ने जमीन को नगर भूमि सीमा में दर्ज करने का आदेश दिया है। यह जमीन औद्योगिक प्रयोजन, आवासीय हॉस्टल, 32वीं बटालियन के आवास और उज्जैन विकास प्राधिकरण को आवंटित करने का प्रस्ताव दिया है। महामंगल सिटी और मणिनगर के बीच की जमीन पर हॉस्टल बनेगा, जबकि मालनवासा की जमीन उज्जैन विकास प्राधिकरण को दी जाएगी। लालपुर की जमीन औद्योगिक प्रयोजन के लिए आरक्षित रहेगी। धतरावदा की जमीन 32वीं बटालियन को आवासों के लिए दी जाएगी। कोविड प्रोटोकॉल को लेकर भले ही शासन ने बड़ी प्रतिमा बनाने और बैठाने पर रोक लगा दी हो, लेकिन सत्ताधारी दल से जुड़े हिंदुवादी संगठन इसके लिए तैयार नहीं है। नीलगंगा क्षेत्र में बड़ी और पीओपी की मूर्तियों को जब्त करने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को गुरुवार को हिंदुवादी संगठनों के लोगों ने जमकर हड़काया। भीगी बिल्ली बने प्रशासनिक अधिकारी चेतावनियों को सुनते रहे। दरअसल कवेलू कारखाने की तरफ मूर्तिकारों ने बड़ी बड़ी मूर्तियां बना रखी थी। पंडाल वालों ने मूर्तियों की जमकर बुकिंग की थी। बड़ी मूर्तियां बिकने की जानकारी मिलने पर एसडीएम संजीव साहू जब्ती के लिए पहुंचे थे। बस ये खबर जैसे ही हिंदुवादी संगठनों तक पहुंची, उसके लोग एकत्र हो गए। अंकित चौबे, अनिल धर्मे ने हंगामा काट दिया। दोनों अड़ गए और प्रशासनिक अधिकारियों को धमकाने लगे। मूर्ति लेने पहुंचे पंडाल संचालक भी इसमें शामिल हो गए। शाम 5 बजे से शुरू हुआ हंगामा शाम 6 बजे तक चला। पहले तो दोनों पक्ष टस से मस होने को तैयार नहीं थे। बाद में एसडीएम द्वारा मूर्तियां दुकानदारों की सुपुर्दगी में दे दी गई। साहू के मुताबिक हिंदुवादी संगठन के लोग मूर्तियां नहीं बैठाने को लेकर मान गए हैं। इधर बजरंग दल के जिला संयोजक अंकित चौबे ने बताया कि प्रशासनिक अधिकारी पीओपी की मूर्तियां जब्त करने आए थे। इसी बात को लेकर विरोध दर्ज कराया था। चौबे ने कहा कि मूर्तियां पंडाल संचालकों को सौंपने पर सहमति बन गई है। अगर हिंदू त्योहारों को रोका जाएगा तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। बहरहाल उपद्रव की आशंका में क्षेत्र में नीलगंगा और नानाखेड़ा का फोर्स तैनात था। भैया ऐसी सूचना मिली थी कि यहाँ पर कल से गणेश चतुर्थी का जो शुरुआत हो रही है। हिंदू धर्म का बड़ा त्योहार है और गणेश जी की प्रतिमा बनाने का कार्य यहाँ पर किया जाता है। तो यहाँ पर जो लगभग 35 से 40 ऐसी बड़े गणेश जी की मूर्तियाँ जो लगभग 5 से 6 महीने पहले बुकिंग करी गई हुई थी, उनकी कल इनको डिलीवरी लेने के लिए यहाँ पर जब लोग आए तो पता चला कि प्रशासनिक अमला यहाँ पर आकर उनको रोक रहा था कि ये पीओपी से बनी हुई मूर्तियाँ हैं और इसको स्थापित नहीं करने दिया जाएगा। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और हिंदू समाज के सभी लोगों ने यहाँ पर एकत्रित होकर अपना विरोध दर्ज करवाया। प्रशासनिक अधिकारियों से बात करिए, उनको बात समझ में आई है। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि ये जो मूर्तियां बनी हुई है, अब आगे और कोई नई मूर्तियां नहीं बनेगी, लेकिन ये जो बनी हुई है उनको जो पंडाल है उनको दी जाएगी। सूचना मिली थी कि यहाँ बड़े स्तर पे जो है वो पीओपी से मूर्तियों का निर्माण हो रहा है। तो उसी की तरह तहत ये जो आज जब्ती की कार्रवाई की गई है और चूंकि मूर्ति काफ़ी बड़ी संख्या में तो जब्त करके और जो मूर्ति का निर्माण कर रहे हैं उनकी सुपुर्दगी में उसको अभी दिया गया है फिलहाल। हाँ, विरोध किया था बट उनको समझाइश दे दी गई, फिर उनके द्वारा मान भी लिया गया और अंतिम रूप से हमने जो है मूर्तियां जब्त करके। उज्जैन परस्पर सहकारी बैंक मर्यादित में करीब 15 साल से किसी न किसी तरह से अध्यक्ष के पद पर काबिज अनिल सिंह चंदेल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बैंक संचालक मंडल का कार्यकाल 30 सितंबर को खत्म हो रहा है। इसके बाद बैंक रिसीवर के हवाले हो जाएगी। फिलहाल चुनाव की कोई संभावना नहीं है। ऐसे हालात बनते देख अध्यक्ष अनिल चंदेल ने कैबिनेट मंत्री मोहन यादव पर चुनाव नहीं होने देने का आरोप लगाया है। संचालक मंडल के साथ मीडिया कर्मियों के सामने आए चंदेल ने यादव पर कई आरोप लगाए हैं। चंदेल ने मीडिया से क्या कहा, इसे आप खुद सुन लीजिए। मांग सिर्फ हमारी एक है कि परस्पर सहकारी बैंक के
निर्वाचन किए जाएं, प्रति 5 वर्ष में निर्वाचन। लेकिन यहाँ के श्री मोहन यादव जी ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए सहकारिता मंत्री जी को फ़ोन करा है कि परस्पर बैंक के चुनाव किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए, यहाँ किसी सहकारिता विभाग के अधिकारी को बैठा दिया जाए। तो इस तरह से सहकारिता की मूल भावना को प्रजातांत्रिक पद्धति से कुचलकर मंत्री जी एक सरकारी अधिकारी को बैठाना चाहते हैं, बैंक का सरकारीकरण करना चाहते हैं, जो निश्चित ही घातक साबित होगा और इसके बहुत गंभीर परिणाम होंगे और ये परिणाम बैंक के 21,000 सदस्यों को भुगतना पड़ेगा। इधर इस संबंध में अभय न्यूज ने जब कैबिनेट मंत्री मोहन यादव से बात की तो उन्होंने दो टूक कहा कि उज्जैन परस्पर बैंक चुनाव का मसला उनके स्तर का नहीं है, ये बहुत छोटे स्तर का मामला है और स्थानीय स्तर के लोग ही इसे डील कर रहे होंगे। मैं इतने छोटे छोटे पचड़ों में नहीं पड़ता, ना ही इस संबंध में मैं कुछ और कहना चाहता हूँ। आपको हम यहाँ बता दें कि उज्जैन परस्पर सहकारी बैंक मर्यादित की गिनती उज्जैन की अच्छी बैंकों में होती है। इससे बड़ी संख्या में लोग जुड़े हैं। पिछले 15 साल से बैंक पर चंदेल या उनकी पत्नी बतौर अध्यक्ष पदस्थ हैं। अब बैंक पर अन्य लोगों की निगाहें भी हैं, इस कारण चंदेल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। शुक्रवार से घर घर मंगल मूर्ति विराजेंगे। 10 दिवसीय गणेश उत्सव की रौनक बाजार में एक दिन पहले से ही नजर आने लगी। जगह जगह बप्पा की मूर्तियों के स्टॉल सज गए हैं। यहाँ मिट्टी के साथ पीओपी की मूर्तियां उपलब्ध हैं। महंगी होने से मिट्टी की मूर्तियों के खरीदार कम हैं। इस बार विघ्न विनायक पर भी महंगाई का साया नजर आ रहा है। 50 से लेकर 1500 रुपए कीमत की मूर्तियां बिकने आई हैं। चूंकि कोविड गाइडलाइन के कारण बड़ी मूर्तियों पर प्रतिबंध है, इसलिए 6 इंच से लेकर 5 फीट तक की मूर्तियां ही कलाकारों ने बनाई हैं। अधिकतर मूर्तियां स्थानीय स्तर पर ही तैयार की गई हैं। कुछ इंदौर या आसपास की शहरों से लाई गई हैं। मूर्ति विक्रेता आकाश बागवंशी ने बताया कि मिट्टी की मूर्तियों की कीमत ज्यादा होने से लोग पीओपी की मूर्तियां ही ज्यादा खरीद रहे हैं। एक और विक्रेता मनोज टटवाल ने बताया कि अलग अलग तरह की मूर्तियां आई हैं। कोरोना के कारण भाव बहुत तेज है। मिट्टी की मूर्तियां अच्छी और कम बजट की मूर्तियां मांग रहे हैं। मूर्ति है, इसके बाद ये प्रशासन ने मिट्टी का बोला है, पर मिट्टी इतनी महंगी है क्योंकि ग्राहक पकड़ ही नहीं कर रहे। इसलिए पीओपी ही बेच रहे हम। अच्छा, तो मिट्टी की लाते भी है तो महंगी मिल रही है और टूट जाती भी है। उसके बाद क्या है, भाव भी है। बाजार कोरोना के चक्कर में ऐसे ही चल रहा है, तो बहुत फर्क आ रहा है। मतलब अपन ये मान लो इतनी सी मूर्ति है, वही 100 रुपए की मिल रही, तो अपन बेचेंगे क्या? वो वही 30 रुपये, 50 रुपये, 70 रुपये, 80 रुपये बिक रही है। विशेष कुछ भी नहीं है। विशेष में बस ये है कि सजी हुई मूर्ति इस बार बहुत ज़्यादा ही है और मिट्टी की अभी चल रही है। कम से कम 50 रुपये से स्टार्ट है, तो सर 1000 रुपये तक की मूर्तियाँ 3 से 4। अच्छा, महाकालेश्वर मंदिर के बैंक अकाउंट में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। अकाउंट्स विभाग के कर्मचारी ने मंदिर के QR कोड के नीचे अपना मोबाइल नंबर डाल दिया। इससे UPI से मिला दान कर्मचारी के खाते में जाने का डर है। कर्मचारी के खाते में दान की राशि जमा हुई या नहीं, इसका पता लगाने के लिए प्रशासक सुजान सिंह रावत को जांच सौंपी गई है। दरअसल विपिन एरन नामक कर्मचारी ने अपने WhatsApp स्टेटस और महाकाल मंदिर कार्यालय में लगे बारकोड के नीचे UPI से जुड़ा अपना निजी मोबाइल नंबर 9926070993 डाल दिया। ऐसे में UPI से मिला दान मंदिर के अकाउंट में ना जाकर विपिन एरन के खाते में जमा हो जाता। हालांकि अब तक उसके खाते में कितनी राशि गई, इसका पता लगाया जा रहा है। कलेक्टर आशीष सिंह ने एरन के खाते का स्टेटमेंट चेक करवाया है। फिलहाल 1 महीने के स्टेटमेंट में कोई गड़बड़ी नहीं मिली है। देखिए, एक खबर छपी थी कि एक मंदिर के कर्मचारी के द्वारा एक जो महाकाल मंदिर में जो कोष में राशि, दान की राशि जमा होती है QR कोड के माध्यम से, उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। हमारे द्वारा जांच कराई गई, लेकिन कहीं पर भी ये खबर जो है वो सही नहीं पाई गई। जितने भी मंदिर के प्रमाइसेस में, मंदिर के प्रांगण में, आसपास सोशल मीडिया साइट्स पे हमारे दान के लिए जो QR कोड लगा है वो मंदिर का ही है। मंदिर में ही उससे पैसा जा रहा है। ये ज़रूर था कि जो मंदिर का कर्मचारी था वो चूँकि अकाउंट्स का काम भी देखता है, तो उसने अपना जो पर्सनल WhatsApp था उसके ऊपर QR कोड के साथ में अपना नंबर दे रखा था, जिससे कि अगर किसी को कोई परेशानी आती है, कुछ होता है, तो उसके नंबर पर संपर्क कर सके। अगर सब कुछ ठीक रहा तो मंडल अभिभाषक संघ को 27 सितंबर को नया अध्यक्ष और पदाधिकारी मिल जाएंगे। सब कुछ ठीक रहा का उपयोग इसलिए कि पिछली बार निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, लेकिन कोविड की दूसरी लहर के कारण चुनाव बीच में रोकने पड़े थे। 6 पदाधिकारियों के साथ 11 कार्यकारिणी सदस्य भी चुने जाएंगे।
पदाधिकारियों की घोषणा चुनाव वाले दिन ही कर दी जाएगी, जबकि कार्यकारिणी सदस्यों के चुने जाने की जानकारी अगले दिन दी जाएगी। मंडल अभिभाषक संघ सभागृह में मुख्य निर्वाचन अधिकारी नीलेश योगी एवं सहायक निर्वाचन अधिकारी विकास कपूर ने चुनाव की जानकारी दी। योगी एवं कपूर के मुताबिक 27 सितंबर को सुबह 11 से शाम 4 बजे तक मतदान होगा। 6 पदाधिकारियों के नाम की घोषणा रात तक कर दी जाएगी। 11 कार्यकारिणी सदस्यों के नाम का ऐलान 29 सितंबर को होगा। चुनाव कोविड गाइडलाइन के मुताबिक होगा। हर मतदाता को वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र और परिचय पत्र दिखाना अनिवार्य होगा। अगर कोई अभिभाषक बीमारी या किसी अन्य कारण से वैक्सीन नहीं लगवा सके होंगे तो उन्हें लिखित आवेदन देना होगा, ताकि उनका मतदान पृथक से होगा। ये पदाधिकारी वो 11 कार्यकारिणी सदस्य, ऐसे 17 पदों पर यहाँ पर चुनाव होने हैं और 17 पदों पर 35 अभ्यर्थी है, जिसमें अध्यक्ष के लिए जैसे 3 उम्मीदवार है, ऐसे अलग कार्यकारिणी सदस्य के लिए अलग है, सचिव के लिए अलग है, तो 35 अभ्यर्थी है अभी मैदान में। और नहीं भी अगर प्रमाण पत्र है तो वो बताए, वो कारण लिखित में बता दे कि मैं इस कारण नहीं वैक्सीन लगवा पाया, मुझे गंभीर रोग है और मुझे मना करा डॉक्टर ने, तो उसको हम कंसिडर करेंगे। मतलब ऐसे तानाशाही वाला कोई कार्य नहीं होगा। मंडल अभिभाषक संघ के केवल मतदान शेष थे। उस मतदान की तारीख हमने 27/9/2021 रखी गई थी। आचार संहिता रहेगी? आचार संहिता कोर्ट परिसर में कोई भी अभ्यर्थी किसी तरह का चुनाव प्रचार होर्डिंग वगैरह ये न करें, बस ये चुनाव आचार संहिता रहेगी। कुल अभी मतदाता की संख्या 1291 थी। 10 से 20 अभिभाषक हमारे कोविड-19 के दौरान नहीं रहे हैं, तो इस कारण जो भी उसमें कम होंगे, 20-25 कम होंगे। उज्जैन भी अब धीरे धीरे फिल्मकारों का पसंदीदा स्थल बनता जा रहा है। ओ माई गॉड 2 के पहले ही सब मोह माया फिल्म की शूटिंग उज्जैन में शुरू हो चुकी है। जी टीवी के ख्यात शो अंताक्षरी फेम अन्नू कपूर और 3 इडियट्स के राजू यानी शर्मन जोशी फिल्म में मुख्य किरदार निभा रहे हैं। दोनों कलाकार शूटिंग के लिए उज्जैन में हैं। शुक्रवार को फिल्म के कई शॉट फ्रीगंज स्थित ग्रांड होटल परिसर में फिल्माए गए। इसमें अन्नू कपूर सरकारी कर्मचारी की भूमिका में है और वह साइकिल से ही खाकी वर्दी में पूरे समय घूमते नजर आए। सिर पर भी उन्होंने खाकी टोपी ही लगा रखी थी। दाढ़ी बढ़ाए अन्नू कपूर को पहली नजर में पहचानना मुश्किल था। ग्रांड होटल में टैग, एक्शन जैसे शब्द भी गूंजते रहे। कलाकारों के खाने पीने की व्यवस्था भी होटल परिसर में ही की गई थी। प्रोडक्शन टीम में करीब 100 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। शुक्रवार को फिल्म का प्रोमो रिलीज हो सकता है। हो सकता है कि मीडिया से भी अन्नू कपूर की मुलाकात कराई जाए। एक्शन। विभागीय स्तर पर गबन करने वालों से वसूली की जाएगी। ऑडिट आपत्तियों का निराकरण शिविर लगाकर किया जाएगा। संभाग आयुक्त संदीप यादव ने ऑडिट आपत्तियों के निराकरण के लिए हुई बैठक में ये निर्देश दिए हैं। बालकों के पुनर्वास के लिए गठित जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक हुई। इसमें कई मुद्दों पर विचार किया गया। गणना पत्रक तैयार करने के लिए विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें लेखापालों की समस्याओं का निदान किया गया। पिछड़ा वर्ग को मिलने वाली छात्रवृत्ति के आवेदन शुरू हो गए हैं। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।